आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में आखिर कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है, कैसे हमारे लंग्स यहाँ पर डिफ्यूजन का काम करने वाले हैं। तो सीधा सिंपल है कि कुछ ना कुछ इस तरह का हमारी बॉडी में डेवलप है जिससे आसानी से हमारे बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन मिल पाए। क्लास 10th में भी जब आप ये पढ़े थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ अगर बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के पास एयर है। ये एयर हमारे बॉडी में कैसे अंदर जाती है वो आप समझिए। सबसे पहले एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स से अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल्स कितने हैं? 2। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स से एयर अंदर आती है। इधर नीचे माउथ है, अगर आप माउथ ओपन करेंगे तो वहां से भी आपको एयर आ सकती है। ठीक है, ये मान लीजिए माउथ का चेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये आपका नॉस्ट्रिल्स और माउथ का ओपनिंग एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं। ये आपके नॉस्ट्रिल्स हो जाएंगे और ये जो एक कॉमन चेंबर है जिसमें से माउथ से फूड भी हम लोग लेते हैं, पानी भी पीते हैं और एयर भी अंदर आ सकता है। तो यहाँ एक कॉमन एक पाथ ये देखने को मिलता है, एक कॉमन रास्ता यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये थोड़ा सा सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी जल्दी से हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं। ये आपके नॉस्ट्रिल्स हो जाएंगे, नॉस्ट्रिल्स। हाँ, फिर इसके बाद जब इसमें फूड आया है तो फूड का एक पाइप तो अलग चला जाएगा, ये आपका ईसोफेगस हो जाएगा। और ईसोफेगस तो हमको नहीं बनाना है। ठीक है, हमको क्या देखना है? एयर कैसे जाता है। तो मैं अगर इसको सीधा यहाँ से एयर वाला ही रास्ता अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से ये एक पाइप जाने वाला है और इस पाइप को हम बोलने वाले हैं ट्रेकिया। ठीक है, इधर ये आपका ये चला गया ईसोफेगस, इसको छोड़िए। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एक पाइप है जिसमें होके हवा जाती है। आप जनरल भाषा में इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं। शुरुआत में यहाँ फेरिंग से जब ये एयर पास होती है तो यहाँ एक बड़ा सा चेंबर होता है। यहाँ पे एक फूला हुआ सा बड़ा सा चेंबर होता है जो इसी पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, और फिर ये पाइप जाता है बिल्कुल सीधे और यहाँ पर ये पहुंच चुका है आपके थोरेसिक चेंबर में। इधर रिब्स आई हुई हैं आपके थोरेसिक चेंबर में। लगभग 5th रिब्स के आसपास पहुंचकर ये पाइप 2 पार्ट में बंट जाता है। ये पाइप 2 पार्ट में बंट जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब इनके थोड़ा सा नाम जान लेते हैं कि इन पाइप को क्या बोलते हैं, क्या इनके नाम हैं। यही यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। फेरिंग्स हो गया। इस पूरे पाइप को यहाँ से लेके और यहाँ तक के पूरे पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो फूला हुआ सोलन सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया का पार्ट। जनरल भाषा में इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। ये तो एक जनरल पार्ट हो गया, लेकिन इसको हमारा बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में इसको बोलते हैं लेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। और पक्षियों में भी यही पार्ट होता है, ऐसा ही छोटा सा फूला हुआ पार्ट होता है। उसको पक्षियों में, स्पेशली अगर बर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सीरिंग्स। ये थोड़ा सा नाम शायद आपको याद नहीं होगा, सीरिंग्स इसको बोलते हैं। पक्षियों में थोड़ा अलग होता है, उनका आवाज अलग आता है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं
और इन फिलामेंट से टकराकर एयर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होती है। ये साउंड वाइब्रेट यहाँ पे पैदा होता है। ये एक्चुअली कुछ धागे जैसे हैं फिलामेंट्स है, और इधर बाहर से हवा अगर अंदर आएगी या अंदर की हवा अगर बाहर जाएगी तो ये वाइब्रेट होते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेकिया का ही पार्ट है, स्टार्टिंग वाला स्वेलन पार्ट। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो इस सांस नली में जा सकता है। एक्चुअली ये आपका विंड पाइप है। तो ये ऐसा ना हो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का पार्ट एक प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है। यहाँ पर एक फ्लैप होता है, इस तरह का एक फ्लैप जैसा होता है, और इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही हम कुछ खाना निगलते हैं, कुछ गटकते हैं, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और केवल फूड आगे इस रास्ते से चला जाता है, फूड या पानी। और जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ये ढक्कन खुला रहता है और हवा केवल इसके अंदर आती है। कई बार अगर कुछ खाना यहाँ पर अटक जाता है, कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो हमारे लंग्स एकदम से हवा प्रेशर के साथ बाहर निकालते हैं, खांसी हमको आना शुरू हो जाती है, और वो तब तक आती है जब तक वो पार्टिकल बाहर ना निकल जाए। तो काफ़ी कुछ अरेंजमेंट नेचर ने हमको करके दिया है। इसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और एपिग्लॉटिस के कारण ही केवल और केवल हवा इस ट्रेकिया के अंदर जाती है। सिंपल सी बात है, ट्रेकिया हो गया। अब ट्रेकिया ने फिफ्थ थोरेसिक, ये जो फिफ्थ वर्टिब्रे है, वहाँ जाकर लगभग लेफ्ट और राइट दो ब्रांच बनाई। इन दोनों ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ऑलरेडी सब नाम आपको पहले से याद होंगे, ब्रोंकाई बोलते हैं। एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों को हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ये ब्रोंकाई यहाँ जब इतना बन गई हैं, फिर आगे चलकर फिर ये भी कई सारी ब्रांच में बट जाती है। अलग अलग ब्रांच में ये बट जाएंगी, फिर ये भी अलग अलग ब्रांच में इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ये लेफ्ट वाली ब्रांच हुई है, ठीक ऐसे ही ये राइट वाली भी ब्रांच हो जाती है इधर। और इन सभी छोटी छोटी ब्रांचेज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रोंकाई हो गई, ये ब्रोंकियोल्स हो गई। और ये ब्रोंकियोल्स जैसे मान लीजिए बहुत पतला सा ये मान लीजिए ट्यूब आई है ब्रोंकियोल्स, ये लास्ट में टर्मिनल पे जाके इस तरह से बंद हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर एक पाइप अपने अंदर इस तरह से ये बंद हो जाता है। कोई भी एक जो भी आपका ब्रोंकियोल्स है, उसका जो टर्मिनल है वो छोटे छोटे इस तरह से वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर में लास्ट एंड उसका हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये जो बैग जैसी स्ट्रक्चर बनी, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हर लंग्स में हजारों से भी ज़्यादा एल्वियोलाई यहाँ पर मौजूद हैं। सबके अंदर ये एल्वियोलाई मौजूद हैं। अब ये एल्वियोलाई की जो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो ये सिंगल सेल थिकनेस वाला होता है, बहुत ही बारीक पतला मेम्ब्रेनस ये पार्ट होता है, बहुत ही मेम्ब्रेनस होता है। इनकी लेयर्स की बात हम आगे चल के करेंगे जब हम डिफ्यूजन यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे। ये सब जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसकी सुरक्षा करने के लिए, चूंकि बहुत ही सॉफ्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट ये बन चुका है लगभग, तो इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक मेम्ब्रेन मान लीजिए जस्ट इनके पास में लगी है इस तरह से, और एक मेम्ब्रेन थोड़ा सा इस तरह से लगी हुई है, और ये डबल मेम्ब्रेन है। इन मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इनको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। कितनी होती हैं, दो होती है, एक आउटर एक इनर। और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक प्लूरल फ्लूइड जिसको हम कहेंगे वो भरा रहता है। और कहीं ना कहीं ये लंग्स पर
एक्सटर्नल जो कुछ भी फ्रिक्शन है या कुछ इस तरह का प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, काफ़ी सुरक्षा करता है इस पूरे पार्ट की। तो ये प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह का, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारी ये एल्वियोलाई एक्चुअली हमारी बॉडी सरफेस से थोड़ा रब करने लगती हैं, फ्रिक्शन होने लगता है, लंग्स को नुकसान होता है, तो उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं प्लूरिसी। हाँ, एक्चुअली उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे लंग्स को टारगेट कर लेते हैं, तो ये भी थोड़ा सा डेंजरस होता है। ये फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इन्फेक्शन यहाँ फैल जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरिसी नाम की बीमारी। फिलहाल इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे प्लूरिसी के बारे में। तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये दो लंग्स पाए जाते हैं जो थोरेसिक चैम्बर में बंद रहते हैं। इन पूरी स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन सहित ये जो पूरा पार्ट बन गया इसको ही हम बोलते हैं लंग्स। इसको ही क्या बोलते हैं? लंग्स। एक्चुअली लंग्स में क्या है, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद वहाँ एल्वियोलाई हैं, दोनों मेम्ब्रेन हैं, इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये पूरा लंग्स आपका बनता है। अब देखते हैं कि आखिर एयर कैसे आती है। तो एयर का जो रास्ता है हमारी नॉस्ट्रिल्स से होके एयर आएगी, नॉस्ट्रिल्स से एयर पहुंचेगी पहले फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ये पहुंचेगी हमारा साउंड बॉक्स में, लेरिंग्स में, लेरिंग्स से पहुंचेगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से पहुंचेगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से पहुंचेगी ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली जाके पहुंच जाएगी एल्वियोलाई में। बस यहीं तक हवा अंदर आ सकती है बस। अब इसमें क्या आई है? एयर आई है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्योंकि हवा जो बाहर से थी वो क्या थी, उसमें नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, और जो कुछ भी मौजूद है वो सब कुछ था। तो पूरा का पूरा एयर इस रास्ते से होकर हमारे लंग्स के लास्ट एंड में यहाँ एल्वियोलाई तक, लगभग हर एल्वियोलाई तक ये पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हर लंग्स के लिए ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड के पाइप आते हैं और वो फाइन कैपिलरी बनाते हैं, यहाँ पर कैपिलरी बनाएंगे और वो लगभग हर एल्वियोलाई के पास से होकर वो कैपिलरी गुजरती हैं और फिर ये ब्लड कलेक्ट होके हमारे लंग्स से बाहर जाता है। तो इधर जो ये ब्लड आता है लंग्स के लिए, इसमें ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ से जो ब्लड आ रहा है। और जब वो लंग्स एल्वियोलाई के पास जाएगा तो एल्वियोलाई के अंदर एयर भरी है, यहाँ पर जो ब्लड है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बजाय एल्वियोलाई के, तो वो CO2 एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगी और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। इस तरह से जब ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जाएगा तो ये जो ब्लड यहाँ से निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो हमको ये समझ में आया कि ये वो जगह है जहां से एयर की ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में आती है और ये ब्लड हमारी बॉडी की लगभग हर लिविंग सेल तक जाता है और हर सेल को ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता है ताकि वो सेल फूड का एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके और हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ATP मिल सके। तो ये मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, बस केवल आप कुछ नाम याद कर लीजिए, जैसे नॉस्ट्रिल्स सबसे पहले, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आएगा, फिर फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद आपका लेरिंग्स आ जाएगा साउंड बॉक्स, फिर ट्रेकिया आएगा, हाँ ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो पाइप है, मान लीजिए आप ट्रेकिया या इनकी बात करें, साउंड बॉक्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकाई की ये ब्रोंक्यूल्स और मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स की ये लास्ट टर्मिनल जाके ये एल्वियोलाई बनी। ठीक है, इधर मान लीजिए इस तरह का हो रहा है, ये आपका पूरा एक लंग्स हो रहा है, ये पूरा लंग्स हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो पाइप हैं, अगर ये पाइप पिचक गए तो अंदर हवा आना बंद हो जाएगा ना, इसके अंदर हवा आना चाहिए यहाँ पर,
यहाँ पर ही तो ब्लड कैपिलरी जब जाएगी तो वो फिर एक्सचेंज करके जाएगी गैस, हाँ, इस तरह से। तो यहाँ पर एयर लगातार ताज़ा फ्रेश एयर आते रहना जरूरी है, तभी तो यहाँ की CO2 जाएगी, वो गैस वापस निकलना जरूरी है और फिर से नई ताज़ा एयर आना जरूरी है। ये पाइप हमेशा खुले रहना चाहिए। अगर गलती से भी ये पाइप पिचक गए तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा, आपकी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपकी सेल मर जाएगी। तो प्रकृति ने क्या किया, हमारे ये जितने भी सॉफ्ट नाजुक से जो पाइप हैं, इन सब के ऊपर एक सी शेप के छोटे छोटे रिंग्स लगा दिए हैं। ये रिंग्स जैसे आपने देखा होगा गैस पाइप होता है, कई बार उसके ऊपर स्प्रिंग जैसे हम लगा देते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, कहीं ना कहीं पाइप की सुरक्षा करता है। अब यहाँ स्प्रिंग जैसा तो नहीं है, लेकिन इस तरह के सी शेप के कार्टिलेज के बने हुए रिंग पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, और कार्टिलेज क्या होता है, वो सॉफ्ट बोन होता है। एक बार ये अगर पिचक जाएगा, इसको दोबारा छोड़ दो तो फिर से दोबारा नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये सी शेप के जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये एक्चुअली आपके ट्रेकिया से ही शुरू हो जाते हैं, फिर ब्रोंकाई में भी पाए जाएंगे, ब्रोंकियोल्स में भी पाए जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक ये सी शेप के जो रिंग्स है वो पाए जाते हैं। और ये कॉलेप्स होने से हमारे विंड पाइप को बचाते हैं। अगर थोड़ा सा कहीं से दब भी गया, पिचक भी गया, तो प्रेशर हटने के बाद तुरंत वापस आपका पाइप खुल जाएगा, वो बंद नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा नेचर ने हमारा ये लंग्स डेवलप किया है। बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन काफ़ी हो सकता है। यहाँ से हवा आती है, हवा में कुछ भी पैथोजेंस हो सकते हैं, वो पैथोजेंस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर भी हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि आसानी से सब काम हो जाएगा, इन्फेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली जो आपकी नॉस्ट्रिल्स हैं, इन नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये हेयर बाल जैसे लगे हैं, हेयर लगे हैं हर नॉस्ट्रिल्स में, और यहाँ पर जो एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, वहाँ से लगातार म्यूकस यहाँ पर तैयार होता रहता है, चिपचिपा सा फ्लूइड यहाँ निकलता रहता है। तो जब एयर नॉस्ट्रिल्स के अंदर आती है, तो पहली बात तो उसका टेम्परेचर जरूरी नहीं कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। हमारे बॉडी में एकदम फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है इंटरनल टेम्परेचर। तो जो भी हवा आई है, जब वो इस नॉस्ट्रिल से होके गुजरती है, तो यहाँ जो म्यूकस मौजूद है, ये म्यूकस उस गर्म हवा के टेम्परेचर को भी नॉर्मल बॉडी के लेवल पे ले आता है। और इस हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर हैं, वो भी इन ये जो बाल जैसे लग रहे हैं, ये उनको होल्ड कर लेते हैं, और ये थोड़ा फिल्टर करने का काम करता है। नॉस्ट्रिल एयर को थोड़ा साफ कर देता है ताकि गंदगी अंदर ना पहुंचे। उसके बाद ये जितने भी पाइप है, इन पाइप के अंदर एक्चुअली जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो पाइप है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ इस तरह का म्यूकस जैसा रिलीज होता है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह जाने की कोशिश करता है तो ये इसमें उलझ जाएगा, चिपक जाएगा और इधर इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो प्रकृति ने तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। कोरोना वायरस ऐसे ही हवा से पहुंच के हमारे लंग्स को जाके, ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है, इसको जाके डैमेज कर रहा है। अब ये सभी अगर एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे तो लंग्स फिर कैसे काम कर पाएगा। हाँ, हमारा ट्यूबरक्लोसिस में बैक्टीरिया जो होता है, वो यहाँ पर एल्वियोलाई को टारगेट करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हवा से फैलती हैं, एयरबॉर्न डिजीज उनको हम बोलते हैं। एयरबॉर्न डिजीज जनरली हवा से फैलती है, हमारे लंग्स को टारगेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे लंग्स। चलिए अब बात करते हैं कि हवा कैसे अंदर आती है और लंग्स की हवा कैसे बाहर जाती है। ये बस थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं और हमको कुछ समझ में भी आता जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको पिछली क्लास में भी बता रहा था कि ये मान लीजिए आपका बॉडी है, और यहाँ पर बीच में इस तरह का एक पार्टीशन देखने को मिलता है। इस तरह का ये पार्टीशन देखने को मिलता है, और ये आपका एक्चुअली डायाफ्राम होता है जो हमारे पूरे बॉडी को दो कैविटी में बांट देता है।
हाँ, मैं नाम भी बताया था। ऊपर वाले चेम्बर को हम ये बोलते हैं थोरेसिक चेम्बर, इसको बोलते हैं थोरेसिक चेम्बर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं एब्डोमिनल चेम्बर। ठीक है, ये आपको पहले से भी याद हो सकता है कि ये सब याद था सर, आप तो वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन मेरा बताना जरूरी है। यहाँ पर आपके देखिए ये ईसोफेगस जाएगा, ईसोफेगस जाके यहाँ डायाफ्राम से पार करके इधर स्टोमक बना लेगा। हाँ, ये आप छोड़िए। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो सांस नली आई है उसने इधर आके लंग्स बना लिए हैं। हाँ, इधर ये लंग्स बना लिए हैं, इधर आपका हार्ट भी मौजूद है। तो वो सब बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे फिट हैं। यहाँ पर रिब्स भी हैं मौजूद, ये रिब्स आती हैं इधर से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके रिब्स आ रही हैं। हाँ, तो पूरा एकदम प्रोटेक्टेड यहाँ पर एनवायरनमेंट है। और ये पूरा चेम्बर की अगर हम बात करें तो ये पूरा चेम्बर एकदम एयर टाइट होता है, एकदम पैक होता है, एयर टाइट। अगर इसमें थोड़ा सा भी पंचर होगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी। एकदम पूरा एकदम 100% एयर टाइट ये चैम्बर होता है। तो थोरेसिक चैम्बर एकदम एयर टाइट, बिल्कुल याद रखिए। ये रिब्स कितनी है? 12 पेयर रिब्स है। हाँ, ये स्केलेटल सिस्टम में आपको मालूम चलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते तो इस व्यक्ति के पीछे पीठ वाले हिस्से में आपके ब्रेन से लेकर और आपकी पूंछ तक इस तरह से यहाँ पर एक बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है पीछे की साइड में। हाँ, ये इसमें भी 33 पार्ट होते हैं, 33 वर्टिब्री होती हैं। ये हालांकि एक अगला चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पीछे की साइड में एक सॉलिड ये रॉड जैसी, बोन जैसी स्ट्रक्चर मौजूद है। आगे की साइड में आप देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बोन मौजूद है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, आगे की साइड में। तो पीछे की रीढ़ की हड्डी से निकलकर आगे स्टर्नम तक इस तरह के आपके बनी है रिब्स। टोटल ये 12 पेयर आती हैं। अब ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तो इस तरह से रिब्स आती हैं, और इधर ये आपका पूरा चेम्बर एकदम पैक होता है, और नीचे ये आपका डायाफ्राम होता है। अब मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ? सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी सुरक्षित अंदर केज के अंदर मौजूद हैं, पिंजरे के अंदर मौजूद हैं। हाँ, अंदर क्या है, केज जैसा बना हुआ है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, रिब केज इसको हम बोलते हैं। और दूसरा इतना यहाँ पर अगर हम कुछ मसल्स की बात करेंगे तो मसल्स क्या होती है, इन रिब्स से जुड़ी हुई कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो हमारे थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकती हैं। मसल्स आर फाउंड अटैच्ड विद द रिब्स। और मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जब उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ये रिब्स भी थोड़ा सा ऊपर या नीचे होती हैं, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। और ऐसी ही बहुत सारी मसल्स होती हैं हमारे डायाफ्राम के अंदर। तो ये भी क्या है, इस तरह का डोम शेप जैसा होता है। जब इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचती हैं, तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जब मसल्स रिलैक्स होगी, अब मान लीजिए इसकी मसल्स को आप खींच दीजिए इधर और इधर, हाँ, मसल्स को एकदम खींच दीजिए तो एक सीधा हो जाएगा, वापस नॉर्मल कर दीजिए तो फिर से ऊपर उठ जाएगा ये ऐसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं आपके डायाफ्राम की, आपके रिब्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स की, ये जो आपके मेन जो मसल्स हैं जो सीधा सीधा हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, उन्हीं के कारण हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। हमारी सांस जो हम बाहर से अंदर ले रहे हैं या अंदर से बाहर कर रहे हैं, इन मसल्स के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है। द मसल्स विच आर कनेक्टेड विद द रिब्स एंड मसल्स विच आर फाउंड इन द डायाफ्राम। तो ये मैं काफ़ी बढ़िया से आपको समझाने का कोशिश किया कि हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है, पीछे बैकबोन है, सामने स्टर्नम है, पूरा इसका साइड में रिब्स लगी हुई हैं, और एयर टाइट ये चैम्बर होता है।
अब यहाँ पर ये एयर टाइट होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो आपको अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको ये चैम्बर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर लगे हैं, मान लीजिए ये आपकी सांस नली आ गई और ये लेफ्ट और राइट में आपके लंग्स हो गए, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए। और नीचे क्या हो गया, डायाफ्राम, ये हो गया डायाफ्राम, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा एकदम पैक होता है, केवल ये पाइप आपके जा रहे होते हैं, पूरा एकदम पैक होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है, देखिए लंग्स को हम बायोलॉजी में पल्मोनरी के नाम से समझते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी जब भी शब्द आए आप समझ जाइए कि वो लंग्स की बात कर रहे हैं। जब भी कार्डियक शब्द आए, कार्डियक जब भी कभी शब्द आए आप समझ लीजिए वो हार्ट की बात कर रहे हैं। जब भी हेपेटिक शब्द आए, हेपेटिक, तो आप समझ जाइए कि वो लीवर की बात कर रहे हैं। जब भी क्रेनियल शब्द आए, क्रेनियल, तो आप समझ जाइए वो कहीं ना कहीं ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्रेनियल। ऐसे ही जब कभी भी रीनल शब्द आए, रीनल शब्द आए तो आप कुछ किडनी से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं, किडनी। ऐसे ही कभी गैस्ट्रिक अगर शब्द आए, तो गैस्ट्रिक आए तो उसे हम स्टोमक से रिलेटेड करते हैं, स्टोमक। ये कुछ बायोलॉजी के शब्द हैं जो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, अगर ये लंग्स के अंदर का जो ये वॉल्यूम है इसकी हम बात करते हैं तो इस वॉल्यूम को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके अंदर कुछ जगह है ना, स्पेस है, इसके अंदर जो लंग्स एल्वियोलाई हैं इसके अंदर एक्चुअली कुछ ना कुछ ये एक वॉल्यूम तो रखता है फिक्स, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्ट है, कुछ जगह इसने भी स्पेस घेरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक क्यों नाम दिया, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है। तो दोनों ही लंग्स के अंदर मौजूद है आपका पल्मोनरी वॉल्यूम और इस चैम्बर का है थोरेसिक वॉल्यूम। अब देखिए एयर टाइट होने के कारण क्या है कि अगर इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम आपने कम कर दिया, अगर इसको आपने पिचका दिया, अगर आपने इसको चारों तरफ से पिचका दिया तो क्या होगा, अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इनके ऊपर, ये प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कहीं ना कहीं पिचकना शुरू हो जाएंगे। और जब इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू होगा तो लंग्स आपके थोड़े से पिचकेंगे तो इनके अंदर जो हवा भरी है वो हवा जो रास्ता मिला उस रास्ते से होकर बाहर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसको कैसे भी करके इसका वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, किसका, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, चौड़ा कर दिया, तो चौड़ा कर दिया तो यहाँ पर एक एडिशनल स्पेस इनको मिल जाएगा, लंग्स को जगह मिल गई ना खाली, तो अब ये फैल जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, हवा की कमी हो गई यहाँ पर। अगर अंदर स्पेस बढ़ गया तो कुछ ना कुछ बाहर से अंदर आना चाहिए फिर, तो जैसे ही यहाँ पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अंदर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो बाहर की हवा अंदर आना शुरू हो गई। तो हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं पल्मोनरी वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, और थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करती हैं हमारी मसल्स। With the help of muscles, we can increase and decrease the volume of thoracic chamber. लंग्स के अंदर तो कोई मसल्स होती नहीं है, वहां पे तो केवल वो मेम्ब्रेन है पतली पतली, अगर उसको थोड़ा फैलने की जगह मिलेगी तो वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बाहर की हवा अंदर चली जाएगी, अगर किसी ने पिचका दिया तो अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। तो लंग्स खुद अपना कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता,
प्रेशर क्रिएट अपने आप होता है जब थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है। तो आखिर इस थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को कौन कम या ज़्यादा करता है, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ मसल्स। क्यों ना इनका नाम जान लिया जाए। तो यहाँ पर जो डायफ्राम की मसल्स हैं, एक तो ये हैं, इनको सीधा सीधा हम डायफ्राम मसल्स ही बोलते हैं, कोई खास नाम इनका नहीं दिया। अगर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फ्लैट हो जाता है, ये नीचे की तरफ खींचेगा, ये पूरा आपका नीचे की तरफ खींचेगा, तो एक स्पेस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक स्पेस एडिशनल जगह बन गई। और यहाँ पर जो रिब्स हैं, उन रिब्स को पकड़ के ऊपर उठा लिया जाएगा। वो काम करेंगी एक्सटर्नल कॉस्टल मसल, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। देखिए, ओवरऑल पूरा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ओवरऑल पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो बोलते हैं इंस्पिरेशन और दूसरे को बोलते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, बाहर की हवा अंदर आती है, इंस्पिरेशन। और एक्सपीरेशन में क्या होता है, अंदर की हवा बाहर जाती है, एक्सपीरेशन। एक्सपोर्ट हो जाएगी हवा, यहां इंपोर्ट हो जाएगी इंस्पिरेशन में। बस सिंपल सी बात है। तो पहले एक एक चीज को समझते हैं। इंस्पिरेशन कब होगा, बाहर की हवा अंदर कब आएगी। बाहर की हवा अगर अंदर आना है तो बाहर हाई प्रेशर होना है और अंदर लो प्रेशर होना है। अंदर लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब इधर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा जगह बन जाएगी, तो यहां लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां लो प्रेशर बनेगा तभी तो बाहर की हवा अंदर आएगी। लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि यहां वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि रिब्स बाहर लिफ्ट हो गई, बाहर की तरफ रिब्स खिंच गई। डायफ्राम जो है वो नीचे खिंच गया, एक्चुअली वो फ्लैट हो गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया। तो कहीं ना कहीं साइड से पूरी रिब्स को उठा के बाहर कर लिया, अंदर का डायफ्राम नीचे चला गया, तो इस पूरे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। एकदम सिंपल। अब जस्ट उल्टा करते हैं। यहां पर अभी रिब्स को ऊपर उठाने के लिए कौन सी मसल्स ने काम किया, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स। समझ में आया। एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स ने क्या किया, रिब्स को ऊपर उठा लिया, तो हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। बढ़ने से हवा अंदर आ गई। जब आप एकदम तेज सांस हवा अंदर लेते तो आप देखिए आपका जो चेस्ट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, रिब्स आपके बाहर निकलती है। और जस्ट उल्टा हो जाता है एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्या होना है कि अंदर हाई प्रेशर होना है, इनको पिचकना पड़ेगा, इनको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा बजाय बाहर के, तब जाकर अंदर की हवा बाहर जाएगी। तो इनको पिचकाने के लिए यहां प्रेशर कैसे कम होगा, अगर इनको सबको दोबारा से दबा दिया जाए, अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम कर दिया जाए, ये डोम वापस आ गया, ऐसे हो गया, तो अंदर से इधर से प्रेशर लग गया, इधर से जो आपकी रिब्स थी वो अब वापस नॉर्मल आ गई हैं, अंदर की साइड में आ गई हैं, तो वहां पर आपके इंटरनल कॉस्टल मसल्स रिब्स को वापस नॉर्मल ले आते हैं, उनको दोबारा से एक्चुअली थोरेसिक चैम्बर को पिचका देती हैं। तो रिब्स को बाहर खींचने वाली भी मसल्स हैं वो एक्सटर्नल, रिब्स को अंदर दोबारा से नॉर्मल करने वाली मसल्स वो इंटरनल कॉस्टल मसल्स। तो इस तरह से इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम या ज्यादा करके हम लंग्स के पल्मोनरी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे यहां कभी हाई प्रेशर बनता है, कभी लो प्रेशर बनता है। जब हाई प्रेशर बनता है तो हवा बाहर चली जाती है, जब लो प्रेशर बनता है तो हवा वापस अंदर आ जाती है। बस यही होता रहता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। अब कहीं ना कहीं एक मिनट में 12 से 16 बार, एक एवरेज मान के चला है, एक मिनट में 12 से 16 बार ये पूरा काम हमारे लंग्स में होता रहता है।
12 to 16 ईयर। बच्चा जितना छोटा होगा उतनी ही जल्दी सांस लेगा। छोटे बच्चे ज्यादा सांस लेते हैं। आप रनिंग करके आएंगे, दौड़ के आएंगे, आप ज्यादा सांस लेते हैं। जब आप रिलैक्स करते हैं उस वक्त आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रहता है। रिलैक्स समय में ही आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रहता है। आप कितना वॉल्यूम बाहर और अंदर कर सकते हैं, आपके लंग्स की पावर कितनी है, कितना आप हवा को खींच सकते हैं, कितना आप हवा को बाहर भेज सकते हैं, एक्चुअली लंग्स किस ताकत के साथ काम कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। और एक डिवाइस का नाम है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर ये लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करता है, आपके लंग्स किस स्पीड से हवा अंदर बाहर कर रहे हैं। हाँ, तो एयर वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा पाइप सा होता है, पहले वो उसमें पारा सा चढ़ा रहता है, आपको बोलते हैं कि हवा ऊपर खींचो, एक पाइप पकड़ के आप ऐसे करके जब हवा ऊपर खींचते हैं तो देखते हो उसमें कितना डिक्रीजमेंट हुआ, वो जो एक ऊपर एक उसमें मेजरमेंट रहता है। फिर आपको बोलते तेज हवा मारो पाइप में, फिर आप तेज हवा मारते तो उससे पारा ऊपर चढ़ता है, देखते हैं आप कितनी ऊंचाई तक पारे को ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो बस इस तरह का एक डिवाइस होता है स्पाइरोमीटर, नाम याद कर लीजिए। एक नंबर में थोड़ा पूछ लिया जाता है लंग्स कैपेसिटी को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरोमीटर। मुझे लग रहा है कि आपको शायद इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ये सब क्लास 10th लेवल का था। सर फिर हमको 11th में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं और अब वो बातें आने वाली हैं जो क्लास 11th में पढ़ने के लायक हैं। और वो है आपके सबसे पहले शुरू होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आखिर यहाँ कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, कितनी बाहर कर सकते हैं, वो वॉल्यूम कितना होता है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड बीमारियों को आसानी से डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो क्लास 11th में कुछ वॉल्यूम को डिस्कस किया गया है और 3 वॉल्यूम यहाँ बेसिक हैं, बाकी के वॉल्यूम उन्हीं 3 से बने हैं। तो मैं उन सभी लंग्स कैपेसिटी के जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, आपके नीट एग्जाम में भी आते हैं। अब आपका मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, आज का क्लास रोकना